स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके हिस्ट्री में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वैसे प्रश्न हैं जो विशेष रूप से आपकी परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं और इसमें एनसीईआरटी से भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपने जो पढ़ा है पहले उसको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पहले ही बनाए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हम जरूर भेजें ताकि इसको और भी इम्प्रूव कर सकें हम। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस अधिकार के मुद्दे को लेकर यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था? इसका उत्तर है जेरूशलम, जो आधुनिक इजराइल है, उसी पर अधिकार को लेकर के यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था। और दूसरा प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो वह कौन सा पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का भी वर्णन किया है? तो वह है मार्को पोलो। मार्को पोलो ने ही यह वृत्तांत दिया है। तीसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में स्पेन की किस महारानी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह महारानी जो स्पेन की थी और जिसने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया था उनका नाम था इसाबेला। चौथा प्रश्न है, वास्को डिगामा द्वारा भारत चलाए गए वस्तुओं को यूरोपीय बाजार में कितने गुणे मुनाफे पर बेचा गया? तो जो वस्तु लेकर गया भारत से वास्को डिगामा, उसको उसने यूरोपीय बाजार में बेचा तो उसको जो मुनाफा हुआ वह था 26 गुना। उसने 26 गुना मुनाफा कमाया था उन वस्तुओं पर जो वह लेकर भारत से गया था। पांचवा प्रश्न है, यूरोपियों द्वारा किसे नई दुनिया कहा गया? तो वह था अमेरिकी महाद्वीप को। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राज्य क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो वह दिन था 14 जुलाई 1789। इसी दिन फ्रांस के राज्य क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था में किन विचारों को प्रतिष्ठित किया? तो वह विचार थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन्हीं विचारों को फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठित किया था। अगला प्रश्न है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, उसको बोलते हैं जीविका संकट। आप ध्यान देंगे, आपके हिस्ट्री में ये पढ़ना है। अगला प्रश्न है, जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? तो उसका उत्तर है बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का शासन था फ्रांस में जिस समय फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन था? तो वह था प्रथम एस्टेट, जिसमें मुख्य रूप से पादरी वर्ग के लोग थे, और द्वितीय एस्टेट जिसमें कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग के लोग थे। इन लोगों को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे, यह कई प्रकार के टैक्सों से मुक्त थे। अगला प्रश्न है, बुर्बो वंश के किस शासक के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी? तो वह शासक फ्रांस का जिसके समय फ्रांस की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी उसका नाम था लुई 14वां। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर कितने का कर्ज चढ़ गया? तो ब्रिटेन के गुलामी से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में फ्रांस के ऊपर करीब 10 अरब लीवरेज से भी अधिक का कर्ज चढ़ गया था। अगला प्रश्न है, स्टेट्स जनरल नामक संसदीय संस्था की बैठक 1614 ईस्वी के बाद लगभग कितने वर्षों तक नहीं हुई? जो स्टेट्स जनरल था इसका मुख्य काम था कि जब कभी कोई नया कर लगाना होता था तो राजा इसकी बैठक बुलाते थे, लेकिन बैठक को बुलाने की इच्छा राजा की होती थी, राजा की मर्जी पर निर्भर था। इसलिए फ्रांस में 1614 ईस्वी के बाद लगभग 175 वर्षों के बाद फिर से स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई गई जिस समय एक नया कर लगाना था और उसी समय फ्रांस की राज्य क्रांति शुरू हो गई। अगला प्रश्न है,
फ्रांस में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऐसी कौन सी संस्था थी फ्रांस में जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगा सकती थी? तो वह संस्था थी पार्लियामा, जिसकी सदस्य संख्या थी 17, यानी कि 17 मेंबर्स की संख्या थी इस पार्लियामा में। अगला है, फ्रांस की कुल आबादी का कितना प्रतिशत किसान थे? तो करीब 90%। यहाँ कुछ छिप जा रहा है, आप याद रखें। फ्रांस की कुल आबादी का लगभग 90% किसान थे। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में किस सिद्धांत का पोषण किया? तो जो किताब लिखा मॉन्टेस्क्यू ने, विधि की संहिता, उसमें उसने जो मुख्य बात कही थी वह था सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने से संबंधित शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में कहा था कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको बोलते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन ने कब दास मुक्ति कानून पारित किया? तो जो बने थे कन्वेंशन फ्रांस में, उसने दास मुक्ति कानून कब पारित किया था? तो इसका उत्तर है 1794 ईस्वी में दास मुक्ति कानून पारित किया था फ्रांस में कन्वेंशन ने, लेकिन आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा समाप्त कर दी गई अंतिम रूप से। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि दास मुक्ति कानून कब पारित किया गया? आपका उत्तर होगा 1794। और अगर ये पूछा जाए कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई, तो आपका उत्तर होगा 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तीसरा एस्टेट क्या है? शीर्षक प्रचार पुस्तिका या पैम्फलेट का प्रकाशन किसने किया था? यह एक पैम्फलेट है, एक प्रचार पुस्तिका है, इसका नाम है तीसरा एस्टेट क्या है। बताना है आपको इसका प्रकाशन किसने किया है। वह नाम है ओबेसियो ने। आपने नाम सुना होगा मिरेबी और ओबेसियो का। इन्होंने फ्रांस के क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ओबेसियो ने लिखा था तीसरा एस्टेट क्या है। अगला प्रश्न, फ्रांस में किन अधिकारों को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में माना गया है? तो कौन से अधिकार ऐसे हैं फ्रांस में जिन्हें नेचुरल माना गया है और अहरणीय अर्थात जिसे कभी छीना नहीं जा सके? तो वह अधिकार है जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी समानता का अधिकार। इन अधिकारों को फ्रांस में नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक थी? तो टूटी हुई जंजीर यानी ब्रोकन चेन, यह प्रतीक थी दासों की आज़ादी का। अगला प्रश्न, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले को किसने लिखा है? जो फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले, इसके लिखने वाले कवि कौन है? उनका नाम है कवि रोजेट दी लाइल। इन्होंने ही फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले को लिखा है। अगला प्रश्न, रोबेस्पियर के सरकार ने किस प्रकार की रोटी खाना अनिवार्य किया था? रोबेस्पियर ने, जिसने फ्रांस में अपनी सरकार बनाई जैकोबिन क्लब के सहयोग से, और इसने पूरे देश में इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए इसने एक नई रोटी खाना अनिवार्य कर दिया और वह था समता रोटी। याद रखें आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, फ्रांस में महिला और नागरिक घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किसने महिला और नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया? उनका नाम है ओलंप दे गूंज। इन्होंने ही तैयार किया था महिला और नागरिक घोषणा पत्र। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय दास व्यापार किन किन महादेशों के बीच होता था? जो त्रिकोणीय दास व्यापार होता था वह किन किन महादेशों के बीच होता था? तो वह है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। इन्हीं तीनों महादेशों के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ करता था। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, क्रांतिकारी फ्रांस में उपज विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 प्रमुख भारतीय कौन थे? तो जिन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति से प्रेरणा ली तो वह थे मुख्य रूप से 2 भारतीय, टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय। इन दोनों लोगों ने फ्रांस की क्रांति में उपजे विचारों से प्रेरणा ली और भारत में भी इसको अपनाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।
अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हम जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।